हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की इस एक्साइटिंग जर्नी के अंदर आज ये हमारा डे 13 है। यानी कि आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है। इससे पहले हमने 12 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके अंदर हमने जावा के बेसिक से लेके और अपना फर्स्ट प्रोग्राम बना लिया था। यानी कि जावा का पहला प्रोग्राम बनाने के लिए हमको किन किन बेसिक टर्म का नॉलेज होना जरूरी है, और जो अपनी इस पूरी जावा की जर्नी के अंदर अपने बेस को मजबूत करेंगे। हमने अपने लेक्चर नंबर 12 तक उन सारी चीज़ों को जाना है। और लेक्चर नंबर 12 के अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम जावा लैंग्वेज के अंदर अपना पहला प्रोग्राम बनाएंगे। यानी कि किस तरीके से हम जावा लैंग्वेज को काम में लेते हुए अपना पहला सॉफ्टवेयर बनाएंगे और वो कंप्यूटर को देंगे, और कंप्यूटर क्या करेगा, उस सॉफ्टवेयर को पढ़ के उसका कुछ ना कुछ आउटपुट हमें देगा। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 12 नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसी प्लेलिस्ट के अंदर आके सबसे पहले लेक्चर नंबर 12 को देख लीजिए। इसका टाइटल भी आप देख लीजिए कि योर फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा लैंग्वेज। यानी कि ये वीडियो आपके उस पूरे इंतजार का फल है जो आपने 11 दिनों के अंदर किया है। और इस 30 मिनट के वीडियो के अंदर मैंने जावा के पहले प्रोग्राम को इतने सिंपल तरीके से बताया है और इतने आसान भाषा के अंदर बताया है जितना कहीं पर भी नहीं बताया है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो लेक्चर नंबर 12 से रिलेटेड है। तो मैं आपको एक बार के लिए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूं। तो देखिए, लेक्चर नंबर 12 के अंदर हमने क्या किया था, हमने 11 दिनों के अंदर जितनी भी थ्योरी जानी थी, जितना भी बेसिक जाना था, उन सारों को कंबाइन करके हमने अपना पहला जावा लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम लिखा था जो स्क्रीन के ऊपर कुछ ना कुछ प्रिंट कर रहा था। मैं आपको सबसे पहले वो एक बार प्रोग्राम दिखा देता हूँ। इसके लिए मैं अपने डेस्कटॉप पे जाता हूँ, यहाँ पे आता हूँ जावा प्रैक्टिकल पे, इस पे राइट क्लिक करता हूँ, एडिट पे आता हूँ। तो ये वो प्रोग्राम था जो हमने अपनी लेक्चर नंबर 12 के अंदर बनाया था। अब इस प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा है कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर system.out.println के अंदर हम जो भी मैसेज पास करेंगे वो हमें स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हुआ मिल जाएगा। ये हमारा सबसे पहला प्रोग्राम था जो बहुत ही सिंपल था। अभी आप मत सोचिए कि सर इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है। ये सोचिए कि आज आपने इंग्लिश लैंग्वेज सीख के उसके अंदर एक प्रॉपर सेंटेंस बना दिया है। याद कीजिए उन दिनों को जब आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती थी और आप टेंस को, ग्रामर को, सबको साथ में रख के एक सेंटेंस बना देते थे। टीचर आपको कितनी शाबाशी देता था ना। तो उसी तरीके से हमने जावा लैंग्वेज के अंदर 11 दिनों के अंदर हमने अपनी जावा लैंग्वेज को सीखा, और उसके बाद में लेक्चर नंबर 12 के अंदर हमने अपना पहला प्रोग्राम बना लिया था। अब इस प्रोग्राम को मैंने काफी डीप के अंदर आपको लेक्चर नंबर 12 के अंदर एक्सप्लेन किया है। मैं बताऊंगा कि इस जावा के प्रोग्राम को हम कैसे रन करते हैं। यानी कि अपने सॉफ्टवेयर को, जो अभी आप मेरी स्क्रीन पे देखिए इतने सारे सॉफ्टवेयर देखते हो, इन पे हम डबल क्लिक करते हैं और ये रन हो जाते हैं। लेकिन अभी क्योंकि आपने इस तरीके का सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, आपने सिंपल सी एक फाइल बनाई है, तो इसको आपको किस तरीके से रन करना है, किस तरीके से आपने जावा लैंग्वेज के अंदर अपनी बात को लिखा, कंप्यूटर उसको किस तरीके से पढ़ेगा, उसके लिए हमें कंप्यूटर को कुछ कमांड देनी पड़ेगी। आज हम उसी के बारे में जानेंगे। लेक्चर नंबर 12 के अंदर मैंने ये कमांड लिखी थी, लेकिन मैंने आपको इसको एक्सप्लेन नहीं किया था, तो आज मैं आपको यही एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो पिछले वाले प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया, हमने एक फाइल बनाई जिसका नाम हमने रखा फर्स्ट सॉफ्टवेयर डॉट जावा, और उसके अंदर हमने ये लिखा क्लास फर्स्ट जावा प्रोग्राम, और उसके अंदर हमने ये कोड लिखा। अब देखिए, हमने अपनी जो बात है वो इस फाइल के अंदर लिख दी है। अब हम ये फाइल देंगे अपने कंप्यूटर को और बोलेंगे कंप्यूटर भैया, मैंने अपनी बात इस फाइल के अंदर लिख दी है, अब आप मुझे उसका रिजल्ट दे दो। तो कंप्यूटर क्या करेगा, इस फाइल को पढ़ेगा और इस फाइल को पढ़ के आपको कुछ ना कुछ आउटपुट दे देगा। जैसे कैलकुलेटर का प्रोग्राम होता तो वो आपके सामने कैलकुलेटर ओपन कर देता, कोई गेम होता तो वो आपके सामने गेम ओपन कर देता। लेकिन वो ओपन कैसे करेगा, ये आज का हमारा मेन टॉपिक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम एक जावा के सॉफ्टवेयर को, एक जावा के प्रोग्राम को रन करते हैं, और किस तरीके से जेवीएम, जिसका हमने अपने पिछले वाले वीडियो के अंदर काफी डीप के अंदर डिस्कस किया था कि जेवीएम क्या होती है, वो किस तरीके से इस लैंग्वेज को पढ़ के कंप्यूटर को देती है और कंप्यूटर इसका कैसे मतलब निकालता है। आज हम इस सारी प्रोसेस को जानने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो आपने पिछले वाली वीडियो के अंदर काम किया, आज हम उसको रन करना सीखेंगे। प्लस आज जो मैं आपको तरीका बताऊंगा वही तरीका पूरे एंड तक, जिस दिन इस प्लेलिस्ट का लास्ट वीडियो होगा तब तक हम यही तरीका काम में लेने वाले अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए। और इंटरव्यू के अंदर भी इस लेक्चर से डेफिनेटली आपको 2 सवाल पूछे ही पूछे जाएंगे अगर आप एक फ्रेशर हो। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, बातों को साइड में रख के फटाफट शुरू करते हैं आज का दिन।
तो देखिए मैंने अपने लेक्चर नंबर 3 या 4 के अंदर बताया था कि जावा के प्रोग्राम को हम किस तरीके से कंपाइल करते हैं। अब कंपाइल, रन, बाइट कोड, इन सब का क्या मतलब होता है, अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो किया तब तो आपको पता है। अदरवाइज आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके लेक्चर नंबर 3 या 4 को देख लीजिए, जहां पे मैंने इस डायग्राम को काफी डीप के अंदर बताया था। आज मैं इस डायग्राम को आपको प्रैक्टिकली समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस डायग्राम को समझाता हूँ। तो मेरा पेन नहीं मिल रहा है, अच्छा मिल गया। तो देखिए सबसे पहले ये हमारे डेवलपर है। एक्चुअली मैं पेन का कलर रेड कर लेता हूँ जिससे आसानी से चीजें दिखे, ठीक है। तो देखिए ये हमारा डेवलपर है। डेवलपर यानी कि ये वो आदमी है जो एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है, जो जावा के लैंग्वेज के अंदर अपनी बात को लिखेगा। तो यहाँ पे कौन है, अभी हम है, वो है डेवलपर। अब हमने अपना बात लिखनी चालू की। चालू किसमें की, हमने एक फाइल बनाई डॉट जावा के नाम से। कहाँ पे बनाई, अगर आपने मेरा पिछले वाला वीडियो फॉलो किया है तो हमने जावा प्रैक्टिकल के अंदर अपनी एक फाइल बनाई। मैंने उसका नाम लिखा फर्स्ट जावा सॉफ्टवेयर और डॉट जावा। डॉट जावा हमें अपना एक्सटेंशन रखना है, जिससे ये पता चले कि इस फाइल के अंदर जो भी बात लिखी हुई है वो जावा लैंग्वेज के अंदर लिखी गई है। अगर मैं वहां पे डॉट हिंदी लिख दूंगा तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि भाई इस फाइल के अंदर जो भी बात लिखी हुई है वो हिंदी में है। अगर मैं डॉट इंग्लिश लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस फाइल के अंदर जो भी बात लिखी हुई है वो इंग्लिश के अंदर लिखी हुई है। तो सिंपली अगर आप कोई भी बात अपनी जावा लैंग्वेज के अंदर लिखते हो तो उस फाइल के नाम के बाद में आपको डॉट जावा लिखना जरूरी है, ठीक है, डॉट जावा। इतना काम हमने कर लिया था और उस फाइल के अंदर हमने अपना कोड भी लिख लिया था। क्या कोड लिखा था, एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूं। ये हमने कोड लिख लिया था, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जावा लैंग्वेज के अंदर जब भी हम अपना कोड लिख लेते हैं उसके बाद में हम क्या करते हैं, हम अपने कोड को देते हैं कंपाइलर को, ठीक है। और वो कंपाइलर क्या करता है, उस कोड को लेता है। उस कोड को लेने का मतलब क्या हुआ, हमारी इस फाइल के अंदर जो भी बात लिखी हुई होती है वो उस फाइल को लेता है और उससे फिर ये एक नई फाइल बनाता है, ठीक है। ये देखिए हमने अपनी ये वाली फाइल डॉट जावा वाली फाइल यहाँ पे सप्लाई की, तो यहाँ पे कुछ काम हुआ। काम होने के बाद में यहाँ पे एक नई फाइल बनी डॉट क्लास नाम की, ठीक है। अभी मैं आपको ये फाइल डिलीट करके बता देता हूँ क्योंकि ये फाइल इनिशियली यहाँ पे नहीं थी। यहाँ पे फर्स्ट जावा प्रोग्राम या जो भी फर्स्ट सॉफ्टवेयर डॉट जावा नाम की फाइल थी। अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को हम देंगे कंपाइलर को, ठीक है। जैसे कंपाइलर को देंगे तो कंपाइलर क्या करेगा, यहाँ पे एक नई फाइल बना देगा और उसका नाम किस पे होगा, डॉट क्लास नाम से। हमने ओरिजिनली क्या नाम बनाया, डॉट जावा नाम से। अब कंपाइलर एक नई फाइल बना देगा जिसका एक्सटेंशन क्या होगा, जिसके लास्ट में क्या लिखा होगा, डॉट क्लास लिखा होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि डॉट क्लास हो गया। अब अपना इतना तक स्टेप कंप्लीट हो चुका है। ये अपना फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप के बाद में ये अपनी थर्ड स्टेप पे अपनी ये फाइल बन गई है। अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को हम देंगे अपने जेवीएम को और जेवीएम क्या करेगा, अब इस फाइल में से एक एक लाइन को रीड करेगा और वो ऑपरेटिंग सिस्टम को देगा और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो आपने ये डॉट जावा नाम की फाइल बनानी है इसको कंपाइल कैसे करना है। यानी कि आप इस वाले स्टेप से अभी इस वाले स्टेप पे जा रहे हो, ठीक है। कंपाइल करोगे, जैसे ही कंपाइल करोगे एक नई फाइल बन जाएगी। ये काम कैसे करना है, इसके लिए क्या करना है, आपको अपने इस फोल्डर के अंदर आ जाना है जिसके अंदर आपने अपनी ये फाइल बनाई है फर्स्ट सॉफ्टवेयर जावा नाम से या फर्स्ट जावा सॉफ्टवेयर जो भी है। यहाँ पे आपको यूआरएल में टाइप करना है cmd। जैसे आप cmd टाइप करोगे तो आपके सामने ये ब्लैक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। मैं इसके फोन को थोड़ा बड़ा करूं क्या, प्रॉपर्टीज पे जाता हूं, 36 कर देता हूं, ठीक है आपके लिए। अब सबसे पहले आपको लिखना है जावा हाइपन हाइपन वर्जन। जैसे ही आप ये लिखोगे आपके सामने इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अगर आपके सामने इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है तो आप मेरा जावा का जो इंस्टॉलेशन वाला वीडियो वो देख लीजिए, क्योंकि आपके सामने ये इंफॉर्मेशन आना जरूरी है। अदरवाइज आपका काम नहीं होगा। उस केस में क्या करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब देखिए अपना काम हो गया। सबसे पहले मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। अब सबसे पहले आपने क्या किया, आपने अपने वाले इस वाले फोल्डर के अंदर आपने यहाँ पे ऊपर लिखा cmd, ठीक है। और cmd लिखने के बाद में आपके सामने टर्मिनल ओपन हो गया और ये टर्मिनल ओपन हो गया। तो अब आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मैक के अंदर हो तो मैक के अंदर हो तो आप यहाँ पे cmd टाइप कीजिए और cmd टाइप करने के बाद में आप cd लिख के इस पाथ पे आ जाइए। कैसे, एक बार मैं बताता हूँ। आप यहाँ पे मेक का टर्मिनल सर्च कर लीजिएगा, वहाँ टर्मिनल नाम से आता है या कमांड प्रॉम्प्ट के नाम से आता है। तो देखिए ये बहुत छोटा है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, सॉरी।
36 किया, ओ सॉरी 36 किया, ओके किया। अब आपको क्या करना, आपको लिखना CD और CD के बाद में आपको ये वाला पाथ कॉपी करके यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप एंटर करोगे अब आप इस वाले फोल्डर के अंदर आ चुके हो। कौन से फोल्डर के अंदर? जिस फोल्डर के अंदर आपकी ये फाइल रखी हुई है। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपनी ये वाली फाइल यानी कि फर्स्ट सॉफ्टवेयर डॉट जावा नाम की फाइल है, इसको देना है कंपाइलर को। अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो आपको अपनी जो फर्स्ट प्रोग्राम या हेलो वर्ल्ड डॉट जावा नाम की फाइल है, ये किसको देनी है? कंपाइलर को देनी है। कंपाइलर को कैसे देंगे? आपको यहाँ पे लिखना है जावा सी, उसके बाद में आपको अपनी फाइल का नाम लिखना है। तो मैं इस फाइल का नाम यहाँ से Ctrl+C करके कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं इस पे एंटर करूंगा तो क्या होगा आप देखिए, डायग्राम के अकॉर्डिंग जैसे कंपाइल होगा एक नई फाइल बनेगी जिसका एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट क्लास होगा। ठीक है, अभी देखिए मैं एंटर करता हूँ, थोड़ा सा वेट करते हैं और आप देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। तो आप कहोगे कि सर ये फाइल तो बनी नहीं, ये काम तो हुआ ही नहीं। अभी देखो आपको दिखाता हूँ। तो अब आप देखिए हमारी ये वाली फाइल बन चुकी है। लेकिन अब अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो देखिए इस वाली फाइल का नाम क्या है? फर्स्ट जावा सॉफ्टवेयर। ठीक है, और इस वाली फाइल का नाम क्या है? फर्स्ट जावा प्रोग्राम। ये दोनों नाम अलग अलग कैसे हुए? ये दोनों नाम तो सेम हुए, या फिर ये वाला नाम कहां से आया? तो ध्यान में रखिए जब भी आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हो तो जो आपकी क्लास का नाम होता है उसके कोरोस्पोंडिंग एक फाइल बन जाती है जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास। तो अभी हमारे पास क्या था? फर्स्ट जावा प्रोग्राम था, तो ये फर्स्ट जावा प्रोग्राम डॉट क्लास बन गई। ये जो था फर्स्ट जावा सॉफ्टवेयर, ये अपन ने सिर्फ फाइल का नाम दिया था। ठीक है, तो अब अपन किस स्टेप पे आ गए हैं? अपन ने अपना काम किया, अपना काम करने के बाद में हमने कंपाइलर को दिया, कंपाइलर ने एक नई फाइल बनाई डॉट क्लास नाम की, जिसके अंदर क्या होगा? बाइट कोड होगा। अब इस वाली फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है वो हम नहीं समझ सकते, वो किसके समझने लायक है? वो सिर्फ और सिर्फ जेवीएम समझ सकता है। जेवीएम क्या होता है? जावा वर्चुअल मशीन होती है जो जावा के प्रोग्राम को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाती है। इसके बारे में मैंने बहुत ज्यादा डीप के अंदर लेक्चर नंबर 3 या 4 के अंदर बात की है, तो आप सबसे पहले वो जाके देख लीजिए। और अगर आप प्लेलिस्ट को फॉलो करते हुए आए हैं तो आपको कोई भी डाउट नहीं है। अब देखिए अगर मैं कोशिश करूं इस फाइल को पढ़ने की, क्या मैं पढ़ सकता हूं क्या? तो मैं एक बार इसको ओपन करता हूं नोटपैड में, तो देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे नोटपैड दिख नहीं रहा क्या? ओपन विथ कहीं दिख रहा है क्या आपको फ्रेंड्स? ये रहा ना ओपन विथ मोर, यहाँ पे मैं लिखा नोटपैड। तो देखिए इस फाइल के अंदर ये क्या लिखा हुआ है अपनी समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे EP03/4 ये सब क्या है? ये अपनी समझ में नहीं आएगा। ये किसके समझ में आएगा? ये जेवीएम के समझ में आएगा। तो अब अपना नेक्स्ट स्टेप क्या है? हम बुलाएंगे जेवीएम को और जेवीएम को ये फाइल देंगे। अब जेवीएम क्या करेगा? ये फाइल पढ़ेगा, कंप्यूटर को देगा और कंप्यूटर क्या करेगा? अपना आउटपुट निकाल देगा। यानी कि अब अपन इस मूवमेंट पे खड़े हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये फाइल जेवीएम को देंगे, जेवीएम क्या करेगा? इस वाली फाइल के अंदर से एक एक लाइन रीड करेगा, कंप्यूटर को देगा और कंप्यूटर आउटपुट दिखा देगा। कैसे होगा अब देखिए। सबसे पहले क्या किया आपने? जावा सी लिख के अपने कंपाइलर को बुलाया, ये वाली फाइल दी। अब क्या हुआ? कंपाइलर ने एक डॉट क्लास नाम की फाइल बना दी। ठीक है, अब मैं ये फाइल देता हूं जेवीएम को। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। अभी मैं एक बार ये फाइल देता हूं जेवीएम को, तो देखो होगा क्या? कौन सी वाली फाइल देनी है आपको? डॉट क्लास वाली। तो इसका नाम क्या है? फर्स्ट जावा प्रोग्राम डॉट क्लास। तो अब आपको यहाँ पे CMD पे आना है और अब आपको यहाँ पे लिखना है जावा। जावा लिखने का मतलब क्या हुआ? अब आप अपने जेवीएम को बुला रहे हो। जावा सी लिखने का मतलब क्या हुआ? अब आप अपने जावा के कंपाइलर को बुला रहे हो। अब हमने लिख दिया जावा। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपनी इस वाली फाइल का नाम क्या है? फर्स्ट जावा प्रोग्राम। फर्स्ट जावा प्रोग्राम, इसके बाद में आपको क्लास कभी नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी जो जेवीएम है वो किस टाइप की फाइल एक्सपेक्ट कर रहा है? वो डॉट क्लास नाम की फाइल एक्सपेक्ट कर रहा है। तो आपको यहाँ पे डॉट क्लास लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे क्या नाम लिखोगे वो इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी फाइल का नाम नहीं लिखना है, जो आपकी बाइट कोड वाली फाइल है उसका नाम लिखना है। ये फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है। एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि जब आप कंपाइल करते हो तब आपको डॉट जावा वाली फाइल का नाम लिखना है, और जब आप रन करते हो तो आपको जावा लिख के और अपनी डॉट क्लास वाली फाइल का नाम लिखना है, लेकिन उसके आगे डॉट क्लास नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए अब मैं इसको रन करता हूँ। ये क्या गया? तो अपने पास आउटपुट में क्या आना चाहिए? अपने पास आउटपुट में आना चाहिए जो यहाँ पे लिखा हुआ था, हाई आई नो हाउ टू राइट जावा कोड। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस वाले मूवमेंट पे क्या हुआ? जैसे ही हमने एंटर किया, अब क्या हुआ?
कि हमारी जो फाइल के अंदर एक एक लाइन थी जो डॉट क्लास फाइल के अंदर, ये जेवीएम ने पढ़ी और ऑपरेटिंग सिस्टम को दी, ऑपरेटिंग सिस्टम ने तुरंत ही हमको अपना आउटपुट दिखा दिया। ये इतना फास्ट हुआ कि हमको पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि अभी हमारा सॉफ्टवेयर बहुत छोटा सा है, इसके अंदर कुछ लॉजिकल काम नहीं हो रहा है। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए, अगर आप इस फाइल को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैंने एक मेन लिखा था। तो अब आप कहोगे सर आपने अपनी फाइल के अंदर यहाँ पे मेन ही क्यों लिखा? या आपने मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे मैं कुछ और भी तो लिख सकता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया प्रकाश। ठीक है, अब मैं अगर इसको सेव करता हूँ और मैं वापस से इस मोमेंट पे आ चुका हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने अपनी डॉट जावा वाली फाइल के अंदर कुछ चेंज किया, तो अब हमको वापस कंपाइल करना पड़ेगा। जब भी आप अपनी डॉट जावा वाली फाइल के अंदर कुछ भी चेंज करते हो तो याद रखिए आपको उसको दोबारा कंपाइल करने की जरूरत है, अदरवाइज आपके चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? वापस से हम अपने CMD पे आ जाते हैं। इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है जावा सी, यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी ये जो फाइल है इसको कंपाइलर को देनी है। कंपाइलर का नाम क्या है? जावा सी। उसके बाद में आपको अपनी फाइल का नाम लिखना है। कौन सी फाइल का? डॉट जावा वाली का। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, या फिर आप इसका अगर ये लिखते हो फर्स्ट FIR, तो ये ऑटोमेटिकली इसका नाम ले लेगा, फर्स्ट जावा प्रोग्राम। यहाँ पे थी फर्स्ट जावा सॉफ्टवेयर। तो जब आप टैब दबाते हो तो ये ऑटोमेटिकली नाम को चेंज करता रहता है। देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फर्स्ट जावा सॉफ्टवेयर, ये है ना फर्स्ट जावा सॉफ्टवेयर डॉट जावा। जैसे ही एंटर करोगे तो क्या होगा, आपकी ये डॉट क्लास फाइल बनी। लेकिन आप कह रहे हो सर ये तो ऑलरेडी थी। हाँ थी, उसको डिलीट किया और यहाँ पे ये नई फाइल बना दी है। ठीक है, चलिए अब वापस से क्या हमको रन करना है। रन करते समय हमको कौन सी फाइल का नाम लेना है? डॉट क्लास वाली का। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा ये एंटर किया। जैसे ही एंटर किया तो देखिए आप आपको, जैसे ही एंटर किया अब की बार आपको वो जो ये लाइन थी ये देखने को नहीं मिली। अब ये देखने को नहीं मिली तो क्या हुआ? दिक्कत होगी। दिक्कत क्या हुई हमको तो नहीं समझ में आया। यहाँ पे कुछ दे रहा है, एरर मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास जावा, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और जावा एफएक्स एप्लीकेशन। ये क्या लिख रहा है ये हमको नहीं समझ में आया। अब इसी लाइन को मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये जो एरर आई है इसका क्या मतलब है। ये समझने के बाद में आपको पता चलेगा कि हमने जो यहाँ पे इतनी फॉर्मेलिटी की थी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये वो, इसका क्या मतलब था। आपको मैंने कहा कि आपने एक मेन लिखना था, एक स्टैटिक लिखना था, इतना तो हमको समझ में आता था। लेकिन पब्लिक वॉइड, ये डब्बा बनाया, ये सब काम हमने तामझाम क्यों किया, अब मैं आपको वो समझाने वाला हूँ। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स, आप इस चीज को ध्यान में रखिए। ठीक है, तो चलिए आप इस एरर को ध्यान से देखिए। ठीक है, इसको मैं, अब एरर वगैरह क्या होती है अगर आपके लिए वर्ड नया है तो देखिए कि हमारा सॉफ्टवेयर रन नहीं हुआ, उसके अंदर कुछ ना कुछ इश्यू आ चुका है। अब हमको ये इश्यू समझना है कि इश्यू क्या है। देखिए यहां पे मैं एक काम करता हूं। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका एक बड़ा सॉफ्टवेयर है, जैसे आपका मान लीजिए कि ATM का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ठीक है, ATM का सॉफ्टवेयर है। अब देखिए कोई भी चीज होती है उसका एक कोई ना कोई एक एंट्री पॉइंट होता है जहां से वो स्टार्ट होती है। ठीक है, आपको बोलना है कि आपको रेस करनी है, तो आप कहोगे कि सर हमें रेस कहाँ से स्टार्ट करनी है। चलो ठीक है, तो ऐसे समझिए जैसे आपने क्या हुआ कि ATM का सॉफ्टवेयर बनाया। ठीक है, तो जैसे ही हम उस ATM के सॉफ्टवेयर को रन करेंगे तो उसमें से कोई ना कोई एंट्री पॉइंट तो होगा कि भाई यहाँ से ATM का सॉफ्टवेयर स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा इस वाली फाइल से स्टार्टिंग होगी, फिर आगे अपनी पूरी स्क्रीन खुलेगी। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो, यहाँ पे मैं आता हूँ, विंडोज D दबाता हूँ। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ या जैसे मैं गिट बेस को ओपन करता हूँ तो मेरे सामने क्या होगा, ये एक ऐसी स्क्रीन आएगी। यानी कि कहीं ना कहीं से तो हमारा सॉफ्टवेयर का एक एंट्री पॉइंट है। आप एक गेम को स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट करते ही क्या आता है, सबसे पहले कंपनी का नाम आता है, फिर कुछ डिस्क्रिप्शन आता है, फिर प्लेयर की स्क्रीन आती है। यानी कि उस सॉफ्टवेयर की या कोई भी सॉफ्टवेयर की कोई ना कोई एक स्टार्टिंग स्टेट होती है वहां से जहां से वो स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे आपको मैंने कहा है कि आपको स्कूल जाना है, तो स्कूल जाना है तो आप क्या होते हैं, आप अपने घर से स्टार्ट करते हो। ठीक है, घर से स्टार्ट करते हो और ये आपकी स्कूल है। अब देखिए इस स्कूल के अंदर क्या है कि आपको यहां से एंट्री करनी है, उसके बाद में आपकी स्कूल पूरी आ जाएगी। यानी कि ये वो गेट है जहां से आपको एंट्री करनी है। इसी तरीके से आपने एक ATM का सॉफ्टवेयर बनाया। ठीक है, ATM का सॉफ्टवेयर बनाया, उसके अंदर आपने मान लीजिए कि हजारों फाइल बनाई है। ठीक है,
क्योंकि एक फाइल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड काम कर रही है, एक फाइल आपका बैलेंस चेक कर रही है, एक फाइल आपके पूरे पूरे अमाउंट को कैलकुलेट कर रही है, ये सारे काम कर रही है। तो इसके अंदर ये कई सारी फाइलें हैं, ठीक है। लेकिन जब आप एटीएम को स्टार्ट करोगे तो इनमें से कोई ना कोई एक फाइल होगी जो सबसे पहले स्टार्ट होगी, ठीक है। उसका कोड सबसे पहले चलेगा, उसके बाद में वहां से आगे लिंक बनते जाएंगे, ठीक है। अगर कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा तो बताओ अपन उस चीज को स्टार्ट कैसे करेंगे। अब आप व्हाट्सअप को स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले क्या होता है, आपकी स्क्रीन ओपन होती है, आपके सामने लोगो आता है। लोगो आने के थोड़ी देर बाद में क्या होता है कि आपका जो क्या है कि आपको आपके सारे कॉन्टेक्ट वगैरह चैट वगैरह दिख जाती है, यानी कि वो लोगो आना वो आपकी एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट है। इसी तरीके से जावा के अंदर भी हमको क्या होता है कि अपने सॉफ्टवेयर के लिए एंट्री पॉइंट बताना पड़ता है कि जब आप अपने सॉफ्टवेयर को रन करोगे तो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर हजारों फाइल होगी, तो वो कौन सी फाइल है जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होनी है, जो सबसे पहले रन होनी है, जिससे आगे के लिंक बनेंगे, जिससे अब जैसे मैं कैलकुलेटर की बात करूं, ठीक है। अपन एक कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, जैसे ही हम उसको रन करेंगे सबसे पहले एक स्क्रीन आएगी जहां पे आप लिखेंगे वेलकम टू कैलकुलेटर, वेलकम टू कैलकुलेटर, और उसके बाद में अपना क्या होगा, एक्चुअल कैलकुलेटर हमको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। यानी कि आपके सॉफ्टवेयर की एंट्री पॉइंट है वो इस फाइल से हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से अब मान लीजिए आपके जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर हजारों फाइल है, तो अब मैं जेवीएम को अंदर वो फाइलें दे दूंगा तो जेवीएम कैसे समझेगा कि भाई इस सॉफ्टवेयर को अपने को स्टार्ट कहाँ से करना है, इसके अंदर हजारों फाइलें हैं तो इसका एंट्री पॉइंट कौन सा है। तो इसीलिए एंट्री पॉइंट बताने के लिए जेवीएम ने कहा कि भाई देखो, आप हजारों फाइल अपने प्रोजेक्ट में बनाते हो, मुझे उससे नहीं मतलब है, लेकिन जब भी आप अपने सॉफ्टवेयर को रन करते हो, ठीक है, जब भी आप अपने सॉफ्टवेयर को रन करते हो तो मुझे वो सबसे पहली फाइल बता दो जहां से आपका एंट्री स्टार्ट होगी। उसके बाद में आपके जो भी लिंक आपने बनाए वो अलग बात है, लेकिन वो कौन सी फाइल है या वो कौन सी फंक्शनैलिटी है जो सबसे पहले स्टार्ट होगी, ठीक है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैंने एक फंक्शनैलिटी बनाई है लॉगिन नाम से, ठीक है, तुम उससे स्टार्ट कर देना। कल को एक दूसरा आदमी है, मैंने कहा कि मैंने एक साइन इन नाम से फंक्शनलिटी बनाई है, तुम इससे स्टार्ट कर देना। अब बताओ जेवीएम का कोड अपन ने लिखा क्या? नहीं, जेवीएम का कोड जावा वालों ने लिखा। तो कोई लोग बोल रहे साइन इन से स्टार्ट करना है, कोई बोल रहे लॉगिन से स्टार्ट करना है। तो जावा वालों ने कहा कि देखो ऐसे लड़ाई मत करो, अपन एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, वहीं से सारी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, उसके बाद में आप अपनी लिंकेज बनाना है वो बना लेना। तो उन्होंने कहा कि आपको अपने पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है, पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर आपको एक मेन फंक्शन बनाना है, ठीक है। और ये मेन फंक्शन है, यहीं से जेवीएम सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करेगा। अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर 1000 फाइलें हैं तो जेवीएम सबसे पहले सर्च करेगा उन फाइलों के अंदर मेन मेथड को, ठीक है। और मेन मेथड से ही वो क्या करेगा, एंट्री पॉइंट समझेगा। अब मान लीजिए कि अपने पास ऐसी हजारों फाइल होती, ठीक है, और अपन ने इस फाइल के अंदर ये मेन मेथड बना रहा है, तो जेवीएम क्या करता है, यहां से कोड को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता, और इसके अंदर हम इसी मेन मेथड के अंदर अपन दूसरी वाली फाइलों को इंटरनली फिल कॉल करते जाएंगे। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, अगर थोड़ा सा तो यहां से आया, ये हमारा एंट्री पॉइंट था। एंट्री पॉइंट क्या था हमारा, मेन मेथड था, ठीक है। अब इस मेन मेथड से अपने कई सारे लिंकेज बन रहे हैं, ठीक है। अगर आपको बैलेंस चेक करना तो आप बैलेंस में चाहिए, अगर आपको डिपॉजिट जमा करना तो डिपॉजिट, डिपॉजिट से आप एक्सपायरी पे जा सकते हो। यहाँ से आपके इनफाइनाइट लिंक बनते जाएंगे, लेकिन जो मेन है वो आपका एंट्री पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो चलो कोई नहीं। तो अब लोगों ने क्या किया कि ठीक है, मेन जो मेथड उन्होंने बताया कि भाई मेन से अपनी एंट्री होगी, तो उन्होंने मेन के भी अलग अलग वेरिएशन निकाल लिए। तो जावा वालों ने कहा कि देखो ऐसे नहीं चलेगा, हम आपको जो मेन प्रोग्राम है उसका एक सिंटेक्स देते हैं, ठीक है। आपको उसी तरीके से अपने कोड के अंदर इस मेन मेथड को लिखना है, तभी क्या करेगा, जो अपना जेवीएम है वो इसको एंट्री पॉइंट मानेगा। अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर अगर हमारे पास मल्टीपल मेन मेथड होंगे तो क्या होंगे, यानी अगर अपने पास मल्टीपल गेट बना देंगे तो उस केस में जेवीएम क्या करेगा, वो कौन से को प्रेफरेंस देगा, ये अब हम अभी बात करेंगे लास्ट में। अभी आप मेरी बात सुनिए। तो जावा वालों ने कहा कि देखो जेवीएम कंफ्यूज हो जाएगा कि आपके जो सॉफ्टवेयर का एंट्री पॉइंट है वो क्या है। तो इसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड बनाया, जेवीएम को बोला कि जेवीएम आप एक मेन मेथड सर्च करना, जितनी भी फाइलें आपको दी है उन सब में आप मेन मेथड सर्च करना, जिस भी फाइल के अंदर आपको मेन मेथड मिल जाए आप क्या करना, उसको अपना एंट्री पॉइंट मान लेना, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया कि मेन मेथड को भी अलग अलग तरीके से लिखना स्टार्ट कर दिया, जैसे कोई स्टैटिक छोड़ दिया, कोई पब्लिक छोड़ दिया, कोई स्ट्रिंग छोड़ दिया। तो इसलिए उन्होंने कहा कि देखो हम आपको मेन का एक स्ट्रक्चर देते हैं, आपको मेन मेथड ऐसे ही लिखना है। तो उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा पब्लिक स्टैटिक
वॉइड मेन, और इसके अंदर उसने लिखा स्ट्रिंग एरे, और यहाँ पे आप एबीसी कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। जिस भी फाइल के अंदर हमको ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा, हम मानेंगे यही आपकी एप्लीकेशन का एंट्री गेट है। फिर वो चाहे चैट की स्क्रीन हो, चाहे लोग वो क्या नाम है पॉपअप की स्क्रीन हो, चाहे सेटिंग की स्क्रीन हो, मुझे इससे नहीं मतलब है। अगर आपने ये वाला सिंटेक्स काम में लेते हुए मेन मेथड को लिखा है तो मैं एंट्री पॉइंट इसी को मानूंगा, ठीक है। अब इसको इसी तरीके से लिखने के पीछे वजह क्या थी, पब्लिक लिखा है तो पब्लिक लिखने का मतलब क्या हुआ कि जो ये मेन मेथड है इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। अभी आप सिर्फ इसको इतना ही समझिए कि इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। एक्सेस का मतलब क्या होता है इसको हम आगे डीप में जानेंगे। तो पब्लिक लिखने का मतलब क्या हुआ कि ये मेन मेथड पब्लिकली है, इसको जेवीएम एक्सेस कर सकता है। अगर मैं इसको प्राइवेट बना देता हूं तो प्राइवेट बनाते ही क्या होगा, जेवीएम इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो जेवीएम को बोला हुआ है वो बोला हुआ है कि भाई तुम पब्लिक को ही देखना, प्राइवेट चीजों में दखलंदाजी मत करना, ठीक है। चलो, और उसके बाद में स्टैटिक यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, अगर देखिए हमने स्टैटिक लिख दिया तो जेवीएम को क्या है कि इस मेन मेथड को कॉल करने के लिए जेवीएम क्या करेगा, आपकी क्लास का नाम लिखेगा। क्लास का नाम क्या है, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा। तो देखो जेवीएम कैसे करेगा, क्या करेगा, जेवीएम सबसे पहले लिखेगा फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है, डॉट लिखेगा और उसके बाद में ये मेन को कॉल कर लेगा। अब देखिए अपन किसी भी क्लास के आगे, मैंने आपको कहा कि अगर अपन डॉट लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, हम उसकी स्टैटिक चीज को एक्सेस कर रहे हैं। अब हमको स्टैटिक एक्सेस करना पड़ेगा मेन को, क्यों? क्योंकि जेवीएम कोई भी एक ऑब्जेक्ट नहीं बनाता है। अभी आप इस लाइन को सिर्फ याद रखिए कि मेन मेथड स्टैटिक क्यों होता है, ताकि जेवीएम उसको बिना ऑब्जेक्ट बनाए एक्सेस कर सके। आप इस लाइन को याद ही रखिए। अभी मैं आपको इसका मतलब नहीं समझाऊंगा, हालांकि मैंने अपने पिछले वाली वीडियोस के अंदर काफी डीप में मतलब समझाया है, यानी लेक्चर नंबर 12 के अंदर। लेकिन फिर भी अभी आपको डाउट है तो एक बार आप इतना याद रखिए। उसके बाद में ये कहा कि भाई देखो जेवीएम ने इसको एंट्री पॉइंट मान लिया तो जेवीएम आगे से अपना काम स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब ये प्रोग्राम खत्म हो तो आप जेवीएम से कुछ एक्सपेक्ट मत करना कि जेवीएम हमको लास्ट में बोलेगा कि अरे वाह क्या सॉफ्टवेयर था, ये जेवीएम आपको फूल देगा या कॉन्ग्रेचुलेसन बोलेगा। ऐसा जेवीएम कुछ भी नहीं करने वाला है। तो जेवीएम यहाँ से एंट्री पॉइंट करेगा, जब भी आपका पूरा सॉफ्टवेयर पूरा हो जाएगा तो जेवीएम आपको आउटपुट में कुछ नहीं दिखाएगा, वो सिंपली उस प्रोग्राम को क्लोज कर देगा, ठीक है। और स्ट्रिंग एरे आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या हुआ कि देखिए जब आप उस एंट्री गेट पे एंटर करने वाले हो, आपका सॉफ्टवेयर यहाँ से एंट्री करने वाला है, इस टाइम पे अगर आप कुछ सप्लाई करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए जैसे आपका यहाँ पे एंट्री गेट से आपका ये मेन मेथड कॉल होने वाला है, आप इसके अंदर आईडी कार्ड वगैरह कुछ पास करना चाहते हो, आईडी कार्ड या पासवर्ड यूजर नेम कुछ भी, तो आप यहाँ से पास कर सकते हो। अगर नीड है तो, नहीं नीड है तो आप यहाँ पे एम्प्टी छोड़ सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि देखिए ये अपने को एरर क्यों आई, ये एरर इसलिए आई, ये कह रहा है कि आपके प्रोग्राम के अंदर, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर एक ही फाइल है, ठीक है भैया, उसका नाम है फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा। आपने इसको रन किया, अब जेवीएम इसको रन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इसके अंदर, मैंने इसको पहले प्रकाश कर दिया था, इसके अंदर मेन नाम का कोई भी मेथड नहीं है। अब मैं कहूंगा चलो यहाँ पे मैंने मेन बना दिया, इस स्टैटिक को हटा देता हूँ, तो भी वो क्या है, सेम ही एरर देगा। क्यों? क्योंकि जो मेन का मेथड का जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा ऐसा ही होना चाहिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। जैसे ही जेवीएम को ये दिखेगा, जेवीएम बोलेगा अच्छा अब मुझे एंट्री मिल गई है कि यहां से अपने सॉफ्टवेयर को एंट्री करनी है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए मैंने आपको एक चीज बताई कि जब आप अपनी क्लास का नाम ये रखते हो, अपनी फाइल का नाम दूसरा रखते हो, चलता है, ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, मैं आपको समरी के तौर पे बताना चाहता हूं। अब फ्रेंड्स आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आप हर बार इतना बड़ा काम नहीं करोगे। सबसे पहले जावा सी लिखोगे, पहले इसको कंपाइल करोगे, फिर इसको रन करोगे। आप इतना तामझाम रियल वर्ल्ड के अंदर कभी नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि आपके सॉफ्टवेयर के अंदर हजारों फाइलें होंगी, तो आप इस तरीके से एक एक करोगे तो न जाने कितने दिन लग जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम काम में लेते हैं अपनी आईडी को। आईडी क्या है? एक नोटबुक है जिसके अंदर हम अपनी जावा की बात भी लिखेंगे और वो हमें कुछ शॉर्टकट देगा, कुछ बटन्स देंगे जिनके द्वारा हम ये सारा काम जो हमने अभी कमांड से किया है, ये वाला, ये हम डायरेक्टली उस बटन से कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य क्या था, आपको मैं समझाऊं कि किस तरीके से इंटरनली काम होता है। मैं आपको हर एक चीज जो आप थ्योरी के अंदर पढ़ते हो इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको मैं दिखाना चाहता हूं।
अब अगर ये डायग्राम आपको शुरू के अंदर कोई भी यूट्यूबर दिखाएगा तो आप घबरा जाओगे। क्यों? क्योंकि किसी को भी प्रॉपर आइडिया नहीं होता है। देखिए, लोगों के पास नॉलेज खूब है, मेरे से भी कई गुना ज्यादा नॉलेज है, लेकिन जो पढ़ाने का तरीका होता है, जो सामने बच्चों के दिमाग को पढ़ के जो पढ़ाए, वही एक बेस्ट टीचर होता है। ठीक है, और ये आपका काम है डिसाइड करना कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। अगर कुछ कमियां लगती है तो आप जरूर फीडबैक दीजिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ये इतने सारे तामझाम कभी नहीं करने हैं। हम क्या करेंगे, अपनी आईडी को काम में लेंगे और आईडी की हेल्प से हम एक बटन को दबाएंगे, जिससे ये सारा काम है ना, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इतना सारा काम। ठीक है, लेकिन अभी मैं क्या है कि आपको ये कमांड लाइन से बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका जो बेस है वो मजबूत हो कि इंटरनली चीजें कैसे चलती है। अदरवाइज क्या होगा, आपके पास में ऐसे एक प्ले का बटन होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे, यहाँ से ये काम ये काम ये काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मेरा उद्देश्य था कि आपको ये दो कमांड जानना जरूरी है। कौन सी? जावा सी, सॉरी यहाँ पे पेन का कलर व्हाइट करने दीजिए, जावा सी, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, अपनी जावा फाइल का नाम लिखोगे। ठीक है, जावा फाइल नेम, जिसके आगे डॉट जावा लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद में आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे जावा, उसके बाद में आपको लिखना है पड़ेगा क्लास फाइल नेम। ठीक है, उसके आगे डॉट क्लास एक्सटेंशन आपको नहीं लगाना है। ठीक है, चलो, अब मैं क्या करूंगा, जैसे जैसे मैं आपको एक्चुअल जावा कोडिंग करूंगा वो हम अपनी आईडी के अंदर करेंगे। अभी मैं आपको वो आईडी नहीं सिखाना चाहता, अदरवाइज क्या होगा कि आपका बेस कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा, आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि उस प्ले के बटन के पीछे इतनी सारी रामायण कैसे चल रही है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम जावा के और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जानेंगे। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आपने एक बार ये जावा लैंग्वेज मेरी प्लेलिस्ट से सीख ली, तो मैं आपको 110% गारंटी देता हूं कि आपको और कहीं पर भी जाके जावा का एक सिंगल इंटरव्यू क्वेश्चन तक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर जावा का कोई भी एग्जाम होता है, कोई भी इंटरव्यू होता है, तो आप 100% उसको करेक्ट कर पाओगे। और अगर आप गलती से इंटरव्यू के अंदर, अगर आप इंटरव्यू के अंदर बैठे और आपको जावा लैंग्वेज के बारे में पूछा, तो इंटरव्यूअर आपके सामने हाथ जोड़ के बोलेगा कि मालिक, इंटरव्यू छोड़ो, डायरेक्ट सैलरी पे बात करो। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो तो अपना टेलीग्राम चैनल 24/7 आवर ओपन है, आप अपने डाउट वहां पे पूछिए। चलिए बाय बाय, थैंक यू।